हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। तो आज हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर इन 5 बातों को देखेंगे। पहला होगा हमारा मीनिंग विद एग्जांपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है उसको समझेंगे एग्जांपल के साथ। उसके बाद हम इसकी जनरल एंट्री देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, फिर इसका ट्रीटमेंट देखेंगे हम बैलेंस शीट के अंदर, और लास्ट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर हम जितना भी काम करेंगे ये सारा काम हमारा मैचिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। मैचिंग प्रिंसिपल ही हमें बताता है कि आपको किस तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हम मैचिंग प्रिंसिपल को भी देखेंगे कि आखिर मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है और वो हमें क्या कहता है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। और अकाउंटिंग की और भी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। साथ के साथ हमने बिजनेस लॉ की भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं फटाफट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फटाफट देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की डेफिनेशन हमें बता रखी है, दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव बीन इनकर्ड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो क्या बोल रहा है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में इनकर तो हो जाते हैं लेकिन पेड नहीं होते। क्या मतलब है इसका, एग्जांपल से समझते हैं तब जाके बात समझ में आएगी। एग्जांपल देखो नीचे, अकाउंटिंग ईयर 2021 का डेटा दे रखा है। क्या बोला है कि एक बिजनेस है जिस बिजनेस में अकाउंटिंग ईयर 2021 में सैलरी ड्यू है 10 लाख रुपए। सैलरी ड्यू होने का क्या मतलब है कि अकाउंटिंग ईयर 2021 में इस बिजनेस ने 10 लाख रुपए की सैलरी पे करनी है। हर बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं और उन एम्प्लॉयज को सैलरी भी पे करनी होती है। तो यहाँ पर बिजनेस ने 2021 में 10 लाख रुपए की सैलरी पे करनी है, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस ने 2021 में कितनी सैलरी पे करी, सैलरी पेड करी गई ओनली 6 लाख रुपीस, सिर्फ 6 लाख रुपए पे करे गए। नीचे टाइम स्केल देखो, मैंने आपके लिए टाइम स्केल बना रखा है दो अकाउंटिंग ईयर का, अकाउंटिंग ईयर 2021 और अकाउंटिंग ईयर 21-22 का। तो यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग ईयर 2021 स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से और एंड होता है 31 मार्च 2021 को। और इस अकाउंटिंग ईयर 2021 के टाइम पीरियड के बीच में सैलरी ड्यू हुई है 10 लाख रुपए, जबकि सैलरी पेड करी गई है 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस सैलरी रह गई 4 लाख रुपए जो पे नहीं करी गई, वो सैलरी हमारी कहलाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है और वो एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका हो लेकिन पे ना करा गया हो, वो एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। यहाँ पर हमारे एग्जांपल के अंदर 31 मार्च 2021 को बिजनेस ने 10 लाख रुपए की सैलरी पे करनी थी, लेकिन बिजनेस ने एक्चुअल में कितनी सैलरी पे करी, ओनली 6 लाख रुपीस, सिर्फ 6 लाख रुपए। तो जो 4 लाख रुपए की सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन पे नहीं करी गई, वो 4 लाख रुपए की सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगी। तो समझ में आ रही है आपको बात। दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब क्या होता है, ड्यू। जो एक्सपेंसेस आपके ड्यू हो चुके हैं लेकिन पे नहीं करे गए ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, तो उन एक्सपेंसेस को आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नाम दोगे। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया, एग्जांपल के साथ हमने समझ लिया। अब जरा देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होगा। तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, अकाउंटिंग ईयर 2021 का, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पुराना वाला फॉर्मेट है। मैंने आपको नया वाला फॉर्मेट भी समझाया हुआ है। तो पुराने वाले फॉर्मेट में क्या होता है, डेबिट साइड में आपके सारे खर्चे आते हैं और क्रेडिट साइड में आपकी सारी इनकम आती है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में हम अपने खर्चों को लिखेंगे, सैलरी हमारा खर्चा है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है। अकाउंटिंग ईयर 2021 में कितनी सैलरी पे करी गई थी, 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू सैलरी पेड 6 लाख रुपीस। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या जो बैलेंस 4 लाख रुपीस है उसको हम अकाउंटिंग ईयर 2021 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। जो 4 लाख रुपए है वो हमारे अकाउंटिंग ईयर 2021 का खर्चा तो है लेकिन अभी पे नहीं करा गया। 2021 की टोटल सैलरी ड्यू थी 10 लाख रुपए, लेकिन उसमें से पे करा गया सिर्फ 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 6 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करोगे या फिर पूरे 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करोगे। तो इसी बात को समझाने के लिए हमारे पास आता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमें बताता है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है। यहाँ पर नीचे देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड वेदर और नॉट पेड ड्यूरिंग दैट ईयर। तो इसका क्या मतलब है, क्या कह रहा है ये, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये हमें बोल रहा है कि जो खर्चा आपका जिस साल का है उस खर्चे को आप उसी साल में रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पर सिंपल सी बात ये बोली जा रही है, ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड, जो खर्चा जिस अकाउंटिंग पीरियड का है वो खर्चा उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो खर्चे की पेमेंट करी है या नहीं करी है, वेदर और नॉट पेड। आप जब भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो खर्चा जिस साल का है वो खर्चा उसी साल के अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होगा। सिंपल सी बात है। मैचिंग प्रिंसिपल ने हमें बता दिया कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर वापस आ जाओ, यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर 2021 का सैलरी का खर्चा है 10 लाख रुपए। भले ही हमने सिर्फ 6 लाख रुपए पे करा है लेकिन खर्चा तो 10 लाख रुपए का है और जो भी खर्चा जिस साल का है वो खर्चा आपको उसी साल में रिकॉर्ड करना है।
तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा 10 लाख रुपए रिकॉर्ड होगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सैलरी पे करी गई है कि नहीं करी गई। तो आपने सैलरी पेड लिख दिया 6 लाख रुपए, प्लस आप इसमें ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए, टोटल आ गया 10 लाख रुपए। तो आपको समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंसेस पेड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ऐड करना है। तो समझ में आ गया। अब जरा एक बार बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जो है ये जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4 लाख रुपीस। अब सवाल आता है कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी कैसे हो गया? तो ध्यान से सुनो, आपने अकाउंटिंग ईयर 2021 में 10 लाख रुपए की सैलरी पे करनी थी, लेकिन आपने पे करी सिर्फ 6 लाख रुपए। तो जो बैलेंस 4 लाख रुपए की सैलरी बच गई, जिन एम्प्लॉइज को आपने ये 4 लाख रुपए की सैलरी पे नहीं करी, वो एम्प्लॉइज तो अगले दिन से आपके सर पे आ जाएंगे कि भाई हमारा 4 लाख रुपए कब दे रहे हो, हमारी सैलरी कब पे कर रहे हो। तो ये 4 लाख रुपए तो एक तरीके से आपके सर पे लायबिलिटी बन गई, आपके सर पे उधार बन गया। आपने अपने एम्प्लॉइज से काम तो करवा लिया, ये 4 लाख रुपए का काम आप अपने एम्प्लॉइज से करवा चुके हो, उनकी सैलरी ड्यू हो चुकी है, लेकिन आपने उनको पेमेंट नहीं करी। तो यहाँ पर हम इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को लायबिलिटी मानेंगे और इसको बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात? अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं, तो जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्री करनी आती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उनको तो आराम से जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को जर्नल एंट्री करना नहीं आता, जो जनरल एंट्री करने में वीक हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने जनरल एंट्री के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप जाके उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद से आपको कभी भी कोई भी जनरल एंट्री में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, जनरल एंट्री को करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो वो बेसिक रूल हमारे पास ये है कि अगर आपका असेट और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको आप डेबिट करोगे, और अगर आपका असेट और एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। वहीं अगर मैं लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू की बात करूं, तो यहाँ पर ये रूल अपोजिट हो जाता है। अगर आपका लायबिलिटी, कैपिटल या रिवेन्यू में से कोई भी आइटम इंक्रीज होती है तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे, और अगर कोई आइटम डिक्रीज होती है तो उसको आप डेबिट कर दोगे। तो ये एक छोटा सा और सिंपल सा रूल है, जिसके बेस पर आप अकाउंटिंग के अंदर कोई भी जनरल एंट्री कर सकते हो। इस रूल को लेके अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर आपको ये रूल नहीं आता तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए आप चाहो तो यहीं से समझ सकते हो, थोड़ा बहुत समझ लो, बाकी आप उस वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर मैं जनरल एंट्रीज की बात करूं, तो हमारे पास 2 जनरल एंट्री बनेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कैश की, कि हमारे पास से कितना कैश गया। तो सैलरी ड्यू थी 10 लाख रुपए, जिसमें से हमने सैलरी पे करी सिर्फ 6 लाख रुपए। तो हमारे पास से 6 लाख रुपए का कैश गया। तो सबसे पहले हम जो है कैश वाली एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर ए वाली एंट्री देखो, सैलरी आपका एक्सपेंस है, और हमने अभी देखा कि अगर आपका एक्सपेंस बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपका असेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो, और अगर आपका असेट और एक्सपेंस कम होता है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो यहाँ पर सैलरी हमारा एक्सपेंस है, और जब आप सैलरी पे कर रहे हो तो उसका मतलब आपका खर्चा बढ़ रहा है, आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है, और जब हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सैलरी अकाउंट डेबिट लिख दिया। अब अगर मैं बात करूं कैश की, तो कैश हमारा असेट होता है, और यहाँ पर हमारे पास से 6 लाख रुपए का कैश गया है, इसका मतलब हमारा असेट कम हुआ है। और जब भी हमारा असेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 6 लाख रुपीस। तो हमारी जनरल एंट्री बन गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अभी तक हमने 6 लाख रुपए के खर्चे की एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब बच गया बैलेंस 4 लाख रुपए। अब इस 4 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या करना है? तो हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट देखा था कि जो खर्चा जिस साल का है उस खर्चे को उसी साल रिकॉर्ड करा जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरे 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करा है। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज के अंदर भी हम पूरे 10 लाख का खर्चा ही रिकॉर्ड करेंगे। तो 10 लाख में से 6 लाख का खर्चा हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब बचा बैलेंस जो 4 लाख का खर्चा है, उसको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 4 लाख रुपए की हमारी सैलरी है, जो कि हमारा एक्सपेंस है, वो इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम डेबिट करेंगे, सेम वही ए वाली एंट्री की तरह। लेकिन इस बार इस 4 लाख रुपए के बदले हमारे पास से कैश नहीं गया, यानी हमारी असेट कम नहीं हुई, बल्कि उल्टा हमारे सर पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी होगी, जो कि इंक्रीज हुई है। आपने 4 लाख रुपए पे नहीं करे, इसकी वजह से आपके सर पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपके सर पे लायबिलिटी आ गई। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और जब भी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो हमारी जनरल एंट्री बन जाती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 4 लाख रुपीस। तो यहाँ पर आप ए वाली एंट्री देखो, सैलरी अकाउंट को हमने 6 लाख से डेबिट करा, उसके बाद हमने दोबारा सैलरी अकाउंट को 4 लाख से डेबिट करा। टोटल हमने 10 लाख के सैलरी का खर्चा रिकॉर्ड करा एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हमने 10 लाख का खर्चा डाला था, और यहाँ पर भी हमने 10 लाख का खर्चा रिकॉर्ड करा, जबकि हमारे पास से सिर्फ 6 लाख का कैश गया है। तो 6 लाख से हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट करा, और बचा हुआ 4 लाख हमारी लायबिलिटी बनेगा, जिसको हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से क्रेडिट कर दिया। तो समझ में आ गया आपको?
अब देखो सैलरी तो यहाँ पर हमने एक्सपेंस के नाम पे एक एग्जांपल लिया। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की मैं आपको जनरल एंट्री दिखाऊं जो आपको बुक्स में देखने को मिलेगी, तो वो जनरल एंट्री कुछ इस तरीके की होगी। जनरल एंट्री सेम है, सिर्फ आपके एग्जांपल बदलते जाएंगे। हमने सैलरी का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से आप चाहो तो रेंट का एग्जांपल ले सकते हो, इंटरेस्ट का एग्जांपल ले सकते हो। तो एक्सपेंस तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट सेम होगा। तो जब एक्सपेंस पेड करा जाएगा तो उस टाइम पर एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उसके बाद जब आप ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे तो वहां पर आप एंट्री करोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये हमारी सेम एंट्री है जो हमने अभी समझी है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आपको बुक्स के अंदर ये वाली एंट्री देखने को मिलेगी, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग भी देख लिया, उसका एग्जांपल भी देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होता है वो भी देख लिया, जनरल एंट्री भी देख ली, बैलेंस शीट में क्या करते हैं वो भी देख लिया। तो हमारी सारी बातें कवर हो गई। अब हमारा एक बच गया मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का अभी हमने सिर्फ ए पॉइंट देखा है, जिसमें हमें बोला गया है कि जो खर्चा जिस साल का है वो खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होगा, फिर चाहे आपने खर्चे की पेमेंट करी हो या ना करी हो। तो ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब अगर मैं इसके बी पॉइंट की बात करूं और बाकी ऊपर डेफिनेशन की बात करूं तो ये अभी हमें समझ में नहीं आने वाली। इसके लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी प्रीपेड एक्सपेंस को लेकर। उसके बाद हम एक्रूड इनकम देखेंगे, फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस देखेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे के पॉइंट देखते जाएंगे, आगे की एडजस्टमेंट को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये सारा मैचिंग प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। हर एक पॉइंट के अंदर मैं आपको मैचिंग प्रिंसिपल समझाता जाऊंगा और एक एक करके हम ये पूरे मैचिंग प्रिंसिपल को विद एग्जांपल डिटेल में समझ लेंगे। तो आज की हमारी वीडियो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ऊपर थी, जिसके अंदर मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो, अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रीपेड एक्सपेंस के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।